Hello UPSC aspirants, I am JS Amir. Today we will study about the current affairs for the month of January 2025 and for month of January 2025 and we will study the section of polity in this video. इस वीडियो में हम पॉलिटी का सेक्शन कवर नहीं करेंगे एंड बाकी वीडियोस भी हम बनाएंगे एंड हम हर कोई कंपोनेंट कवर करेंगे एंड कंपोनेंट कवर करने के साथ साथ हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आज, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनेगा जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस UPSC के पैटर्न पर हम वो सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज पहला टॉपिक कोऑपरेटिव्स। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 जो 2025 है, इसको डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ये किसने इनॉग्रेट किया था? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रोक्लेम किसने किया था कि ये 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स होगा? इट वाज प्रोक्लेम्ड बाय United Nations General Assembly in June 2024. And what was the theme of cooperative year of cooperative का क्या थीम था? It was cooperatives build a better world। जो cooperatives है वो better world build करते हैं। ये थीम दिया जा सकता है MCQs में, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद है इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ये ज़्यादा मेंस में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं सबसे पहले इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द कोऑपरेटिव्स रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल होता है कोऑपरेटिव्स का, वो इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है बूस्ट कोऑपरेटिव ग्रोथ। कोऑपरेटिव ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए कोऑपरेटिव्स का इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया था 2025 के। एडवोकेट फॉर द सपोर्टिव सपोर्टिव पॉलिसीज़ को दोबारा से आगे से बढ़ावा देना, इसके लिए भी ये रखा गया था। एनकरेज द यूथ इन्वॉल्वमेंट एंड लीडरशिप। यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो एंड लीडरशिप हो कोऑपरेटिव्स में। इसको होस्ट कौन करता था? होस्ट कमिटी फॉर प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स, COPAC। Who was hosting the International Year of Cooperatives? It was hosted by the Committee for Promotion of Advancement of Cooperatives। तो इसके बाद आते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स के 7 प्रिंसिपल्स आते हैं, उसमें क्या क्या आता है? तो पहला प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक मेंबरशिप कंट्रोल। इसमें जो मेंबरशिप कंट्रोल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। उसके बाद दूसरा होता है मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। जो मेंबर्स की पार्टिसिपेशन होती है वो इकोनॉमिक बेस पे होती है। तीसरा है ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। इसमें ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस का ख्याल रखा जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी इसमें होती है। एंड फिफ्थ वन इज़ कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव। जो कोऑपरेटिव्स बनते हैं इनमें भी एक कोऑपरेशन होती है आपस में। एंड सिक्स इज कंसर्न फॉर द कम्युनिटी। एंड इसमें ज़्यादा रूल इसे बताया जाता है कि आपको कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा कंसर्न रखने होते हैं। एंड सेवन्थ वन इज़ वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप। इसमें जो मेंबरशिप है वो ओपनली होती है एंड वॉलेंट्री बेसिस पे होती है। तो इसमें हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में। तो इसमें हम ऊपर से कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं हमारे प्रीलिम्स में, जो कि आने वाला एग्ज़ाम है। मेंबर ओनर्ड, इसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टेट बेस्ड होती है एंड रेगुलेट इसको करता है RBI। कोऑपरेटिव्स आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अगर हम देखेंगे ओवरऑल गुजरात एंड महाराष्ट्र में हमारे पास मोर देन 1400 अर्बन बैंक्स मिलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अगर हम देखा जाए, इसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है NCDC से एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, यहाँ से इसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है। अगर हम लीगल रिफॉर्म्स की बात करें, इसमें हमारे पास मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2023 आता है एंड मॉडल बायलॉज आते हैं जहाँ पर लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, इट इज़ अबाउट ग्रेन स्टोरेज प्लान, मर्दर्शिका प्लान एंड वाइट रेवोल्यूशन 2.0।
ये इकोनॉमिक ग्रोथ वाया कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से हैं। टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन की अगर हम बात करें, नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस NCD, NUFDC, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, SOPs। तो ये रहा हमारा, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें ज़्यादा हमें ध्यान देना है किसने इनॉग्रेट किया था, प्रोक्लेम किसने किया था, थीम क्या था। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक होता है 10 ईयर्स ऑफ नीति आयोग। जो हमारे पास नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि एक थिंक टैंक है। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो इसमें हम पढ़ेंगे 10th एनिवर्सरी थी जिसको सेलिब्रेट किया गया था 1 जनवरी 2025 में। एंड ये एडवाइजरी बॉडी है, इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। एंड ये नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग जो है वो कि एक नॉन स्टेटूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये रखना है प्रीलिम्स के लिए हमें याद। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है SDG मॉनिटरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड ये मैनस में आप लिख सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इसका बहुत ही योगदान है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड SDG मॉनिटरिंग। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं। फिर गवर्निंग काउंसिल होते हैं, गवर्निंग काउंसिल में हमारे पास CMs आते हैं, CMs ऑफ स्टेट्स आते हैं, एंड CMs ऑफ यूनियन टेरिटरीज आते हैं विद लेजिस्लेचर। एंड जिनका लेजिस्लेचर यूटीज़ बनी होता है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आते हैं। एंड इसमें दूसरा रीजनल काउंसिलर्स होता है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव विलेज प्लानिंग की ओर होता है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि ग्राउंड टू फ्रॉम बॉटम टू टॉप प्लानिंग हो जाएगी। सिक्योरिटी इंटीग्रेशन की बात हुई थी। ऑब्जेक्टिव्स इसमें है इनोवेशन का एक ऑब्जेक्टिव है, एंड इशू रेजोल्यूशन, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, इट गॉट इट सपोर्ट फ्रॉम DMEO, AIM, NILERD। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। फंक्शनस पॉलिसी फेडरलिज्म एंड मॉनिटरिंग, इसका जो ये नीति आयोग का टॉपिक है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंस के लिए। यहाँ पर हमें कुछ की पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें एक इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। एंड सेलिब्रेट इसका एनिवर्सरी 1 जनवरी 2025 को। एंड ये नॉन स्टेटरी बॉडी है। ये 3 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नीति आयोग इनिशिएटिव्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। अगर हम नीति आयोग की इनिशिएटिव्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, इंडेक्स की बात करें, वो उसमें क्या क्या आता है? इसमें की इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग का इनिशिएटिव है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स की बात करें, उसमें आता है सेफ एकोमोडेशन। दूसरा इनिशिएटिव आता है नीति आयोग का नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्रोग्राम, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नीति आयोग का ही पार्ट है। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये भी इसी का इनिशिएटिव है। एंड दूसरा हमारे पास जो रिपोर्ट इसकी आती है वो है एनहांसिंग डोमेस्टिक कुकिंग कोल अवेलेबिलिटी एंड कुकिंग कोल अवेलेबिलिटी, पाथवेज फॉर एडिबल ऑयल ग्रोथ। एडिबल ऑयल ग्रोथ के पाथवेज का रिपोर्ट भी यही देता है। साथ ही रिपोर्ट ये भी नीति आयोग इशू करता है। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स में हमारे पास मेन जो नीति आयोग के आते हैं वो है SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये भी इसका स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ये भी नीति आयोग का आता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग का आता है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स की ज़्यादा याद रखने हैं। SDG इंडेक्स इंडिया, ये भी नीति आयोग जो है वो पब्लिश करता है, नीति आयोग। दूसरा हमारे पास है स्टार्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI, ये पब्लिश करता है नीति आयोग। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, ये भी करता है नीति आयोग पब्लिश। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये 4 आपको याद रखने हैं, ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं। बाकी ये प्रोग्राम जो ऊपर पता है ये भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। लोकपाल एंड लोक आयुक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में है।
लोकपाल ऑफ इंडिया की पॉइंट्स अगर हम बात करें, फाउंडेशन डे, जो इसका फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट होता है जनवरी 2025 में। लोकपाल एंड लोक आयुक्त का फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है जनवरी 2025 में। एस्टैब्लिश कैसे हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2023। और ये स्टेटूटरी बॉडी क्यों है? क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बन गया था, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। पर्पज इसका था, इट वाज एन एंटी करप्शन बॉडी फॉर पब्लिक फंक्शनरीज। जो पब्लिक फंक्शनरीज है, अगर उनमें कोई करप्शन होता है, करप्शन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ये एंटी करप्शन बॉडी बन गई थी। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, एंटी करप्शन बॉडी। व्हाट वाज एंटी करप्शन बॉडी? लोक आयुक्त एंड लोकपाल, ये इसका पर्पज़ था एंटी करप्शन का। तो एक्ट के अगर हम प्रोविजंस देखेंगे, उसमें हमारे पास लोकपाल होता है जो कि यूनियन लेवल पे होता है, एंड स्टेट लेवल पे हमारे पास लोक आयुक्त होता है। 2016 में अमेंडमेंट हो गया था, अपोजिशन लीडर इंक्लूजन इन द सिलेक्शन कमेटी। जो लोकपाल को अपॉइंट करता है, इसके लिए जो एक सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इन्वॉल्व किया गया था। जिस तरह हमारे पास जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, या हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है, वो तीनों एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, फिर वो अपॉइंट करते हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ को। या यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, या किसी और इलेक्शन कमिश्नर होता है, वहाँ पर एक सिलेक्शन कमेटी होती है। इसी तरह जो लोकपाल एंड लोक आयुक्त की सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें अपोजिशन लीडर को भी ऐड किया गया था। ये कब हो गया था? 2016 अमेंडमेंट के तहत। फिर हमारे पास दूसरा आता है लोकपाल कंपोजिशन। अगर हम देखेंगे, इसका आप याद रखिएगा, इसमें अप टू 8 मेंबर्स होते हैं। एक तो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन +8, आप उसको C+8 याद रखिएगा। लोकपाल का वहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेंबरशिप कितनी होती है। द कंपोजिशन ऑफ द लोकपाल कंसिस्ट्स ऑफ चेयरपर्सन +8 मेंबर्स। और इसमें एटलीस्ट हमारे पास 50% जुडिशल मेंबर होने चाहिए। जुडिशल मेंबर्स मतलब होते हैं कि जो जुडिशरी में रहे हों, चाहे वो फिर एडवोकेट्स रहे हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, या जजेस रहे हो, या कुछ और ओहदा उन्होंने संभाला हो, लीगल पोस्ट एज जुडिशल मेंबर्स वो होने चाहिए 50%। एटलीस्ट 50% फ्राम द ST SC OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन। इन कम्युनिटीज़ से एटलीस्ट 50 मेंबर्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोकपाल के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? सेटिंग और द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। जो चेयरपर्सन पता है क्यों कौन होता है इसमें? वो होता है, ये सिटिंग नहीं है, सिटिंग सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, इट इज़ अबाउट सिटिंग। जो इसका चेयरमैन होता है वो या तो सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या जब जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। फिर चाहे वो रिटायर्ड हुआ हो या सिटिंग हो, या एक कोई एमिनेंट पर्सन होना चाहिए, जूरिस्ट या एमिनेंट पर्सन। तो जुडिशल मेंबर्स इसमें जो होने चाहिए, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जुडिशल मेंबर्स हो सकते हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो एज ए जुडिशल मेंबर सर्व कर सकते हैं। और जो सिटिंग और रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अदर मेंबर्स इसमें होते हैं एमिनेंट पर्सन with at least 25 years of special knowledge and expertise in the matters relating to the anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including the insurance, banking, law and management। और बाकी जो इसमें हमें देखा जाता है कि एमिनेंट पर्सनस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि इनको 25 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। आप याद रखिएगा, 25 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज होना चाहिए किसमें? या तो एंटी करप्शन पॉलिसी में होना चाहिए, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या तो विजिलेंस में होना चाहिए, या फाइनेंस में होना चाहिए, जिसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड लॉ एंड मैनेजमेंट की बात भी होती है। पर्सनस इनएलिजिबल टू बिकम मेंबर्स, कौन से पर्सनस एलिजिबल नहीं होती इसके लिए?
सबसे पहले एज के बाद लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, एटलीस्ट आपके पास 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 45 ईयर्स से कम हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। पर्सनस कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आपके कोई भी ऑफेंस आपने किया हो जिसमें आपको कन्वर्ट किया गया हो, जो आपके मॉरलिटी के खिलाफ, जो मॉरलिटी एथिक्स के खिलाफ होता है, वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको एलिजिबल नहीं किया जा सकता है। पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट और प्रॉफिट और बी एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं या किसी ट्रस्ट के साथ, ऑफिस या प्रॉफिट के साथ, तो फिर वहाँ पर आपको लोकपाल एंड लोक आयुक्ता का पर्सन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं फिर आपको यहाँ पर मेंबर रखा जाएगा, तो फिर इसमें एक इम्पार्शलिटी की बात नहीं आएगी, बल्कि पार्शियलिटी की बात आ सकती है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यूटी लेजिस्लेचर और एनी म्यूनसिपल पंचायती, यहाँ पर जो एमपीज़ होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, यूटी के लेजिस्लेचर के या म्यूनसिपलिटी पंचायत के, ये मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते हैं मेंबरशिप फॉर लोकपाल एंड लोक आयुक्ता। पर्सन इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अगर आप यूनियन और स्टेट में कोई भी सर्विस करते हैं फिर आपको वहाँ से रिमूव किया जाता है, आप फिर भी एलिजिबल नहीं रहते हैं। किसके लिए? लोकपाल एंड लोक आयुक्ता के लिए। फिर लोकपाल की जो टर्म अगर हम देखेंगे, टर्म क्या होती है इसकी, द टर्म फॉर द लोकपाल इज़ 5 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, या तो 5 साल तक होता है 5 ईयर्स का, या तो 70, ये आप याद रखिएगा। 70 ईयर्स 5 ईयर्स ऑफ 570 आप याद रखिएगा। 570 लोकपाल 5 ईयर्स ऑफ सर्विस आर until the age of 70 years। अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है? इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है बेस्ड अपॉन द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी इसको जो बोलेगा उसी हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? सबसे पहले आप याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कब इसमें ऐड किया गया था? 2016 अमेंडमेंट, जो हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा, अमेंडमेंट के हिसाब से इसको फिर यहाँ पर ऐड किया गया था। किसको ऐड किया गया था? लीडर ऑफ अपोजिशन को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, जो लोकपाल के चेयरमैन को अपॉइंट करे, जो लोकपाल के मेंबर्स को अपॉइंट करे। एमिनेंट ज्यूरिस्ट और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है हमारे पास कौन कौन से हमारे पास सिलेक्शन कमेटी में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं, लोकसभा के स्पीकर आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज आते हैं, एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट आते हैं। इसका मतलब हमारे पास सिलेक्शन कमेटी में 5 मेंबर्स होते हैं। एंड ज्यूरिसडिक्शन इनका कहाँ कहाँ से होता है? जो हमारे पास जो लोकपाल है उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ होता है? ज्यूरिसडिक्शन इसका होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस होते हैं। प्राइम मिनिस्टर पर भी करप्शन केस लग सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस, कि फॉर एग्जांपल अगर वो फॉरेन टूर पे जाते हैं या बाकी ऐसी एक्सेप्शंस लगी गई हैं जहाँ पर लोकपाल का डोमेन या स्कोप नहीं होता है। फिर उसके बाद मिनिस्टर्स पे जुरिस्डिक्शन होता है, एमपीज़ पे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसमें ग्रुप 8 एंड डी, हमारे पास जो ग्रुप ए टू डी जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ पर लोकपाल अपना जुरिस्डिक्शन रख सकता है। मिनिस्टर्स पे भी होता है, एमपीज़ पे भी होता है। एंड पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं लोकपाल के? पावर एंड फंक्शंस में आते हैं सुपरविजन ऑफ द DSPE, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन भी यही करता है लोकपाल। अथोराइजेशन ऑफ द सर्च एंड सीजर्स, जो सर्चर्स या सीजर्स होते हैं इसकी अथॉरिटी है कहाँ से मिलती है? लोकपाल से। CVC रिपोर्टिंग एंड लोकपाल गाइडलाइंस, हमारे पास जो CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसकी रिपोर्टिंग या लोकपाल की गाइडलाइंस वो भी लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आता है। सिविल कोर्ट पावर, जो सिविल कोर्ट पावर्स भी इसको, जो लोकपाल है हमारे पास इसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। फिर दूसरा जो लोक आयुक्त होता है स्टेट लेवल पे। हर एक स्टेट जो है उनका अपना अपना लोक आयुक्त होता है, किसके लिए? ताकि वो करप्शन के केस को देखें एंड करप्शन को ख़त्म करें, एंटी करप्शन बॉडी है ये।
इट इज़ एस्टेब्लिश्ड स्टेट लेवल एंटी करप्शन बॉडी। ये स्टेट लेवल एंटी करप्शन बॉडी होती है, एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडिविजुअल स्टेट्स। स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, टर्म एंड अपॉइंट वेरी बाय स्टेट। किसी स्टेट में स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, टर्म अलग हो सकती है। अलबत्ता एक चीज़ है कि इनका गोल मकसद सेम ही होता है, हर जगह की करप्शन को ख़त्म करना। तो अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें जल्दी जल्दी से, हम देखेंगे क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने लोक आयुक्तों में पता है कि ये एंटी करप्शन बॉडी है, पर्पस एंटी करप्शन बॉडी। लोक आयुक्त लोकपाल एक्ट 2013 में हम बन गया था। यूनियन लेवल पे लोकपाल बोलते हैं, स्टेट लेवल पे लोक आयुक्त होता है। चेयरपर्सन में क्या होता है, C+8 याद रखो, चेयरपर्सन +8, और उसमें 50% जुडिशल मेंबर्स होने चाहिए एंड 50% SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज होने चाहिए। चेयरपर्सन जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या सुप्रीम कोर्ट जज। जुडिशल मेंबर्स एंड 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किसको होना चाहिए, एमिनेंट पर्सन को। एलिजिबल कौन नहीं होते हैं इसमें, हमारे पास MPs एलिजिबिलिटी नहीं होती है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट या म्यूनसिपलिटी के नहीं, म्यूनसिपलिटी और पंचायत के मेंबर्स एलिजिबल नहीं होती है। अगर आप किसी सर्विस से डिसमिस हुए, आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होल्ड करते हैं, नहीं है आप इसके लिए एलिजिबल, या आपको कन्वर्ट किया गया है एंड 45 ईयर्स ऑफ एज आपके काम है। टर्म इसकी पता है हमने 75 ईयर्स एंड अंटिल 70 ईयर्स ऑफ एज। प्रेसिडेंट अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ PM। स्पीकर ऑफ लोकसभा LOP, चीफ जस्टिस एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट। एंड जुरिस्डिक्शन किस पे होता है, प्राइम मिनिस्टर पे होता है, लिमिटेड है लेकिन प्राइम मिनिस्टर पे MPs के ग्रुप A एंड D सर्विस एंड सुपरवाइज करता है DPSP। ये आपको पढ़ना है। लोक आयुक्त ये स्टेट लेवल का है, एलिजिबिलिटी डिफरेंट वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। सो नो द सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 324 आपने पढ़ाई होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाद 324 देयर शैल बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड 329 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 15 में रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस साल इसकी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नेशनल वोटर्स डे की अगर हम बात करें, इट इज़ ऑन 25th ऑफ जनवरी नेशनल वोटर्स डे होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 to 329 में आता है, पार्ट 15 में आता है। रूल्स क्या होता है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है लोकसभा को, राज्यसभा को, स्टेट असेंबलीज को, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस को ये एडमिनिस्टर करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंशियल, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, इन 4 इलेक्शंस को। बाकी जो हमारे पास स्टेट लेवल इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शन, वो करता है स्टेट पंचायत। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंपोजिशन क्या होता है इसकी, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज 2 CECs प्लस CEC प्लस 2 ECs। CEC का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 ECs मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। 23rd एक्ट, इसमें क्या हुआ था, रिप्लेस 1991 एक्ट एम्स फॉर द ऑटोनॉमी। जो 1991 एक्ट था उसको रिप्लेस किया गया था इन 23rd एक्ट। सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट, सर्च एंड सेलेक्ट कमेटी अपॉइंटमेंट्स के लिए उसको चेंज किया गया था। अगर हम इसकी बात करेंगे इसकी टर्म वगैरह क्या होती है, इट इज़ 665। वहाँ पर हमने लोक आयुक्त में पढ़ा था 570 एंड यहाँ पर हमने पढ़ा 665। जो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर्स की जो टर्म होती है, इट इज़ फॉर 6 ईयर्स टर्म, या तो 65 ईयर तक होते हैं। सैलरी इसकी इक्विवेलेंट किसके बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट जज की जो सैलरी होती है वही सैलरी होती है इलेक्शन कमीशन की। मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास EVM की ब्रैकेट्स आती है, वोटर वेरीफाइड, पेपर ऑडिट ट्रायल, VVPAT, सी विजिल एप्लीकेशन हमारे पास, स्वीप है, NARPP NERPAP है। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, वेब सैन मेंबर, ये इंटरनेशनल इशूज़ है, हमें ज़्यादा ध्यान रखना है इस पर। पार्ट 15 में आता है, 324 329 आर्टिकल में आता है। एंड लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस करता है। इसमें कंपोजिशन है
CEC+2C डिसीज एंड 2023 में इसका एक्ट बना था जिसने रिप्लेस किया था 1991 एक्ट को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन की बात करें हम तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। इंडिया रिकॉर्डेड 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन इन 2024, द लोवेस्ट इन 8 ईयर्स। लास्ट अगर हम 8 साल की बात करें तो इसमें हमारे पास 2024 एक ऐसा ईयर है जिसमें सिर्फ 80 मोबाइल शटडाउन ऑल ओवर द इंडिया हुए थे। रिडक्शन ड्यू टू द फेयर शटडाउन इन मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। 2024 में क्या हुआ था, जो शटडाउन हुए थे मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर में वो बहुत ही कम हुए थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रिड्यूस भी हुआ था इंटरनेट शटडाउन। दैट इज़ अबाउट 60 मोबाइल इंटरनेट शटडाउन फॉर द ईयर 2024। प्रोविजनस फॉर द इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन के लिए क्या प्रोविजन है हमारे पास, इसमें हमारे पास आता है CRPC 1973 अंटिल 2017। 2017 तक हमारे पास CRPC का 1973 के प्रोविजन आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन, इसमें हमारे पास सेक्शन 144 नाउ 163 ऑफ द BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लास्ट ईयर आया था, तो इसमें अलाउ किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि वो प्रिवेंट करें अनलॉफुल गैदरिंग्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बताया गया था कि जो अनलॉफुल गैदरिंग्स होती है उनको रुकाना। तो उसमें हमारे पास जिस तरह बोलते हैं कि 144 दफ़ा 144 हमने सुना होगा, दफ़ा 144 या दफ़ा 144 नाफिज हुआ। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परमिशन देता है कि वो अनलॉफुल गैदरिंग्स को प्रिवेंट करे। इसमें हमारे पास इंटरनेट शटडाउन आता था, इंटरनेट शटडाउन का प्रोविजन। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जिसको अमेंड किया था 2017 में। इसमें हमारे पास टेम्पररी प्रोविजन, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी 2017। इंडियन टेलीग्राफ में हमारे पास आता है कि टेम्पररी सस्पेंशन टेलीकॉम सर्विस क्या हो जाएगा, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए। इसके रूल्स कब बने थे 2017 में। एलो शटडाउन फॉर अप टू 15 डेज। जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, ये हमें इंटरनेट शटडाउन का परमिशन देता है 15 डेज तक। ग्राउंड्स क्या होते हैं, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। या तो पब्लिक इमरजेंसी होनी चाहिए या तो पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को अभी भी डिफाइन नहीं किया गया। ऑर्डर अथॉरिटी कौन होती है, यूनियन या स्टेट होम सेक्रेटरी। या तो यूनियन का होम सेक्रेटरी हो सकता है या तो स्टेट का होम सेक्रेटरी हो सकता है। रिव्यू की बात करें, रिव्यू 3 मेंबर कमेटी रिव्यू विद इन 5 डेज। 5 डेज में 5 डेज में रिव्यू कमेटी भी बताई जाती है जिसमें एटलीस्ट 3 मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 19 क्लास 2 में भी हमारे पास होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। जो हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आर्टिकल 19 क्लास 2 में, वो भी एक प्रोविजन रहता है इंटरनेट शटडाउन का। तो जुडिशल माइलस्टोन इन द इंटरनेट राइट्स प्रोटेक्शन। इंटरनेट राइट्स प्रोटेक्शन के लिए जुडिशल माइलस्टोन्स क्या होता है। फ़हीमा शेरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फ़हीमा शेरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस है कि केरला हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू इंटरनेट एज द फंडामेंटल राइट। केरला हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत राइट ऑफ इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट करार दिया। ये 2019 के बाद है। किसने, केरला हाई कोर्ट में। किस केस में, फ़हीमा शेरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर हमारे पास अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट affirms internet freedom under article 19 clause 1 subclause A and any restriction on the same must be in accordance with the 19 क्लास 2 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस में ये कहा कि जो इंटरनेट फ्रीडम है ये 19 क्लास 1 सब क्लास ए में आता है। राइट टू फ्रीडम के बारे में आपने पढ़ा होगा, 19 आर्टिकल में आता है, उसमें 19 क्लास 1 सब क्लास ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है। उसमें हमारे पास ये जो इंटरनेट के फ्रीडम की बात की है वो 19 क्लास 1 सब क्लास ए में की गई है। लेकिन अगर हम रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 19 क्लास 2 में।
तो ये भी इसका एक प्रोविज़न होता है। ये आप मेन इसका अनसाइटिंग में ये जजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कोई एक रीजन के लिए हम जल्दी देख सकते हैं इसका जो इंटरनेट शटडाउन का ये 16 शटडाउन हो गए थे 2024 में। क्यों? क्योंकि फीवर शटडाउन हो गए थे मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर में। CRPC में होता है आर्टिकल सेक्शन 144 इसमें आता है। इंडियन टेलीग्राफ में है कि 15 डेज तक आप इंटरनेट शटडाउन रख सकते हो। ग्राउंड्स क्या होते हैं? पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी एंड यूनियन या होम सेक्रेटरी जो होते हैं वो ऑर्डर अथॉरिटी उसके पास होती है। रिव्यू 3 मेंबर कमेटी होती है जो कि विदिन 5 ईयर्स रिव्यू करता है इसको। एंड हमारे पास आर्टिकल 19 क्लास 2 भी एक प्रोविजन है कि रीजनल रेस्ट्रिक्शंस को अलो करता है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। एंड 2 माइलस्टोन इंटरनेट प्रोटेक्शन जो जजमेंट्स आई है उसमें है फ़हीम श्रीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसने बोला कि आर्टिकल 21 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। दूसरा है अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2021 में। इसने बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ इंटरनेट फ्रीडम जो है वो 19 क्लास 1 सब क्लास ए में आता है, लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है अंडर 19 क्लास 2। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट्स में हम कुछ टॉपिक हमारे बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे जनवरी में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर पॉलिटी सेक्शन। राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट। जो अगर आपको जस्टिस को एक्सेस करना है डेज नॉट एब्सोल्यूट। इसके बारे में क्या था? सुप्रीम कोर्ट पेनलाइज द फ्रीविलियस लिटिगेशन टू प्रिवेंट द जुडिशियल सिस्टम बर्डन। एग्जैक्टली कुछ फ्रीविलियस लिटिगेशन फॉर एग्जांपल कोई केस होता है, फिर फॉर एग्जांपल कोई जजमेंट आता है, उसके बाद PILs दाखिल की जाती हैं या किसी भी केस में PILs कुछ तरीक़ों में क्या होता है कि PILs फ्रॉड तरीके से फाइल की जाती है। फॉर एग्जांपल कि जहाँ पर ज़रूरी नहीं भी होता है वहाँ पर भी इसलिए किया जाता है कि जुडिशरी पे सिस्टम पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन बढ़े जाए या ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो उन्होंने जजमेंट दिया हो उस पर दोबारा से देखा जाए, जुडिशरी का टाइम उसमें ज़ाया हो एंड जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी टाइम लगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज। सुप्रीम कोर्ट पेनलाइज द फ्रीविलियस लिटिगेशन टू प्रिवेंट द जुडिशियल सिस्टम बर्डन। जुडिशियल सिस्टम बर्डन को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेनलाइज किया आप किसको? फ्रीवोलियस लिटिगेशन को। फ्रीवोलियस लिटिगेशन लेक्स लीगल फैक्चुअल डाटा एम्स टू हारस डिले। इसमें फ्रीवोलियस लिटिगेशन को किस तरह डिफाइन किया गया था कि जिसमें लीगल फैक्चुअल बेसिस ना हो, जिस PIL का लीगल एंड फैक्चुअल बेसिस ना हो एंड जिसका मकसद ये हो क्या हैरास करना या डिले करना किसको? जस्टिस को, डिलीवरी को। एक्सेस टू जस्टिस फंडामेंटल राइट होता है 1421। अगर हम जस्टिस की बात करें कि एक फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 14 इक्वलिटी में एंड 21 में ये भी आता है एक एक्सेस टू जस्टिस आते हैं। मैकेनिज्म्स आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 DPSP जो है वो हमें बोलता है फ्री लीगल एड के बारे में। 39A के बारे में। आर्टिकल 32 एंड 226 जो हमारे पास आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास हम जा सकते हैं कि रिट्स के लिए। दूसरा हमारे पास होता है PIL या ADR भी होता है हमारे पास, डिस्प्यूट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये चीज़ चार तरीके होते हैं जहाँ पर हम मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जस्टिस को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर जो हमारा बेसिस होगा वो फैक्चुअल बेसिस नहीं होगा या हमारे पास लीगल क्लेम नहीं होगा इसके लिए, तो हमें फिर सुप्रीम कोर्ट पेनलाइज कर सकता है उसके लिए। एसेंशियल एलिमेंट्स टू ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। जस्टिस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म कोर्ट होते हैं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन लो कास्ट पे होता है, सपोर्ट पोअर के लिए होता है। स्पीडी एजुकेशन में हमारे पास होता है क्विक ट्रायल्स या एफिशिएंट प्रोसेसेस। एक्सेसिबिलिटी ओनली 1 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द दिल्ली एंड 1 or 2 बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। ओवर बर्डन कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स कास्टस कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड लेक ऑफ अवेयरनेस। ये एक्सेसिबिलिटी के हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स थे। ये उतने प्रीलिम्स के लिए उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता बाकी जो है जो ऊपर वाला डाटा है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दूसरी स्कीम हमारे पास अगर हम देखेंगे दिशा स्कीम न्यूज़ में आई थी। इट वॉज लॉन्च इन 2021-2026 के लिए लॉन्च की गई थी। इसका मकसद क्या था? सिक्योर जस्टिस को सिक्योर करना। प्रेम्बल आर्टिकल 39A 14 एंड 21 ये जस्टिस की बात करते हैं। एनहांस द टेली लॉ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज लीगल लिटरेसी को बढ़ाना, डेली लॉ को बढ़ाना, एनहांस करना, ये मकसद था दिशा स्कीम का। दिशा स्कीम का DISH दिशा स्कीम। क्या नाम है इसका? दिशा स्कीम। कब हो गई थी? 2021 से 2025 जस्टिस को सिक्योर करना। प्रेम्बल में भी बात की गई है 39A में, 14 में, 21 में। अमेंडमेंट टू द प्रिजन मैनुअल एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। जो प्रेजेंट मैनुअल एंड करेक्शनल सर्विस है उसमें कोई अमेंडमेंट की गई थी, उसका एक शॉर्ट रिविजन नोट्स यहाँ पर है। एड्रेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रिजनर्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है कास्ट बेस पे, उसको एड्रेस करना, उसको ख़त्म करना। इसके लिए ये अमेंडमेंट टू द प्रेजेंट मैनुअल एंड करेक्शनल सर्विस की बात की थी। कंप्लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुकन्या संथा केस जो है उसके साथ कंप्लाई करके ये अमेंडमेंट लाया गया था, ताकि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंस में होती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल कोई ऊंची जात का है, कोई नीची जात का है, उसी हिसाब से वहाँ डील होता है। तो उसको एड्रेस करने के लिए अमेंडमेंट टू प्रेजेंट मैनुअल एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट, ये सुकन्या संथा केस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाला था, तो उसको कंप्लाई किया था गवर्नमेंट ने। के अमेंडमेंट्स क्या होते थे? प्रोहिबिशन ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द प्रेजेंट ड्यूटीज़ में आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013। एंड जो एनफोर्समेंट होता है किसका? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013, इसको भी एनफोर्स किया गया था इस अमेंडमेंट के अंदर। हैबिचुअल ऑफेंडर डेफिनेशंस मस्ट फॉलो स्टेट लॉज। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्टेट लॉज को फॉलो करें। प्रिजनर्स इन इंडिया, अगर हम इंडिया के प्रिजनर्स की बात करें तो ब्रीफली थोड़ा सा डाटा है। गवर्नेंस, प्रिजनर्स एंड डिटेनीज फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट। जो प्रिजनर्स होते हैं, डिटेनीज होते हैं, ये किसके एंट्री में आते हैं? स्टेट लिस्ट के एंट्री। मेकिंग द रेस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिजनर एंड डिटेनीज की को देखना यही स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? अर्लियर गवर्नड बाय प्रिजन एक्ट 1984 एंड स्टेट प्रिजन मैनुअल्स। सबसे पहले ये किससे गवर्न होता था? प्रिजन एक्ट 1894 एंड स्टेट प्रिजन मैनुअल्स। लेकिन रिफॉर्म आया था यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से, इन्होंने प्रिपेयर किया मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 Model Prison Act 2023, which serve as a guiding document for the state to reform the British era laws। जो मिट्टी मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 है, उसने यूनियन होम अफेयर मिनिस्टर ने ये रिफॉर्म लाया था, ताकि जो ब्रिटिश era के लॉ था उनको रिफॉर्म किया जाए। फिर हमारे पास दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर एक्सप्लेन्ड इन द कुन्हायामद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2000। जो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है वो उसको एक्सप्लेन कब किया था? कुन्हायामद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2000। इसका मकसद क्या था? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मर्जर्स एंड रिप्लेस द लोअर कोर्ट ऑर्डर। जब सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर आता है वो रिप्लेस करता है किसके ऑर्डर को? लोअर कोर्ट के डिसीजन के ऑर्डर को, एंड उसके साथ मर्ज होता है। मतलब जो सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो मर्ज होते हैं, एंड जो रिप्लेस को किसके ऑर्डर्स होते हैं? लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स। स्टेट कंसेंट फॉर CBI इसका स्टेट कंसेंट फॉर CBI सुप्रीम कोर्ट। CBI does not need a state consent for the central legislation cases. Example, Prevention of Corruption Act,
अगेंस्ट द सेंट्रल एम्प्लॉयज़। जो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो करप्शन केस वगैरह देखती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि सीबीआई को स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए। किसके लिए नहीं चाहिए? सेंट्रल लेजिस्लेशन केस, सेंट्रल के लिए जो भी लेजिस्लेशन केस होते हैं, जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, इसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट होता है, वहाँ पर स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरटर्न्स द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट डिसीजन। आंध्र प्रदेश का जो इससे पहले डिसीजन था कि सीबीआई को कंसेंट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, उसको ओवरटर्न किया गया। वो उसको ओवरटर्न किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेक्शन 6 रिक्वायर स्टेट कंसेंट जनरल स्पेसिफिक के स्पेसिफिक कंसेंट। जो दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, उसने बोला अंडर सेक्शन 6 के स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट ज़रूरत होती है सीबीआई को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लियर कर दिया कि अगर सेंट्रल का कोई लॉ हो, जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड सेंटर के एम्प्लॉयज़ हो, वहाँ पर सीबीआई की स्टेट की कंसेंट ज़रूरत नहीं होती है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, इसमें क्या होता है? इसमें एम्पावर किया जाता है, एम्पावर द स्टेट, एम्पावर द इलेक्टेड एसटी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायती राज। जो पंचायती राज में एसटी के वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एम्पावर किया जाता है। एनहांस द नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, उनको पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज दी जाती है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का मकसद यह है कि इलेक्टेड एसटी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को पंचायती राज में जो इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एम्पावर किया जाए एंड उनको एनहांस किया जाता है नॉलेज के बारे में। नॉलेज कैसी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन की एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी कैपेसिटी को एनहांस करता है। कौन एनहांस करता है? ये विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। पार्ट ऑफ द प्रशासन गाँव की ओर जो कैंपेन है उसका एक हिस्सा है। कौन? विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव प्रमोटर्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को ही प्रमोट करता है। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, पार्ट ऑफ द प्रशासन गाँव की ओर, प्रमोटर्स द सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पे कमीशन। 8th पे कमीशन को अप्रूव किया गया। डिटरमाइन्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी स्ट्रक्चर्स। 7th पे कमीशन चेयरमैन वाज जस्टिस आलोक कुमार माथुर। जस्टिस आलोक कुमार माथुर जो था वो 7th पे कमीशन का चेयरमैन था। अल्टरमैन बैरोमीटर की अगर हम बात करें, इंडिया की ट्रस्ट रैंकिंग देखेंगे, 3rd लो इनकम ग्रुप में आता है, 4th हाई इनकम ग्रुप में आता है, 13 ट्रस्ट इन द इंडियन हेडक्वार्टर कंपनीज है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा आप इसमें गूगल खोज भी करिएगा। तो हमने आज का जो लेक्चर कंप्लीट किया यहाँ पर, जिसमें हमने पूरा पढ़ा पॉलिटी के रिलेटेड, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। पॉलिटी फॉर द मंथ ऑफ, हमने यहाँ पर पढ़ा पॉलिटी कौन किसके मंथ के बारे में, जनवरी मंथ पॉलिटी हमने इसमें पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने ये शॉर्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको लगा कि ये अच्छा वीडियो था, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए, MCQ चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम और वैसी वीडियोज़ आप तक ला सकें। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।